दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि अगस्त के महीने में बैंक कुल 18 दिन बंद रहने वाले हैं, यानी कि आधे महीने से ज़्यादा दिन बैंक बंद रहेंगे। या 15 अगस्त के दौरान 3 दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगस्त माह में अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो फिर समय रहते उसे निपटा लें। आपको बता दूं कि देश भर के सभी बैंक पूरे 18 दिन बंद रहने वाले हैं, जहाँ क्योंकि केंद्रीय बैंक यानी कि RBI द्वारा जो छुट्टियाँ तय की जाती है उनमें से कुछ क्षेत्रें भी हैं, यानी कि कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे लेकिन अन्य राज्यों में कामकाज आम दिनों की तरह चलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि सीमांचल में जुमे पर स्कूल बंद किए जाने को लेकर के बिहार में सियासत चरम पर पहुंच गई है। पटना जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी के बारे में ट्वीट करके एक बार फिर से सियासी हलचल मचा दी है। जहां उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार के सांस्कृतिक महाविद्यालय में भी प्रत्येक महीने की प्रतिपदा और अष्टमी को लेकर के छुट्टी रहती है। छुट्टी पर आपत्ति करने वाले महानुभाव को पता होना चाहिए कि शुक्रवार को सिर्फ उर्दू विद्यालय में ही छुट्टी नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उर्दू विद्यालय में छुट्टी वाकई जरूरी मुद्दा है या अनावश्यक विवाद बनाने की कोशिश है। उन्होंने सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का एक कैलेंडर ट्वीट करते हुए कहा है कि सांस्कृतिक महाविद्यालयों में भी प्रत्येक महीने की प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी रहती है। बिना किसी का नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नहीं मालूम है तो कृपया सांस्कृतिक महाविद्यालय के इस कैलेंडर का अवलोकन करके अपना ज्ञान बढ़ाएं। उपेंद्र कुशवाहा ने छुट्टी को लेकर के उपजे विवाद को लेकर बयानबाजी करने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिर्फ मुद्दा बनाने के इरादे से बयानबाजी करनी है तो और बात है। उन्होंने आगे लिखा है कि सिर्फ मुद्दा बना करके हंगामा खड़ा करना हमारा यानी कि नेताओं का मकसद नहीं, बल्कि कोशिश रहे कि सच्चाई बता करके तिरंगे का मान बढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार के सीमांचल जिलों के कई स्कूल में शुक्रवार को साप्ताहिक की छुट्टी पर बखेरा खड़ा हो गया है। किशनगंज के 37 और कटिहार के 100 स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी रहता है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि मुस्लिम बहुल आबादी वाले सरकारी स्कूलों में शुक्रवार के दिन साप्ताहिक छुट्टी रहती है, जबकि उसी जिले में गैर मुस्लिम आबादी वाले स्कूलों में रविवार को छुट्टी रहती है। इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि चिकन और अंडों का कारोबार अचानक से एकदम ठंडा हो गया है। जहां जून तक में इनकी कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी की जा रही थी, लेकिन अब खरीदारों की संख्या में भारी कमी आ गई है। इसके चलते चिकन का वजन बढ़ गया है और पोल्ट्री वालों की टेंशन इस कारण से और ज़्यादा हो रही है। जहां उधर गेहूँ निर्यात पर सरकारों ने कई महीने में ही पाबंदी लगा दी थी, यानी कि गेहूँ की विदेशों को होने वाली सप्लाई बंद है, जब फिर भी इसकी कीमतें बढ़ती ही जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, एक सवाल है। क्योंकि ना तो अब सामान्य किसानों के पास गेहूं का स्टॉक बचा है और ना ही छोटे कारोबारियों ने इसे जमा करके रखा है। लिहाजा बढ़ती कीमतों की मार तो आखिरकार आम उपभोक्ताओं को ही उठानी पड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि जीन में बदलाव के कारण बच्चों की लंबाई प्रभावित हो सकती है। दरअसल सर गंगाराम अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स ने असामान्य रूप से कम लंबाई वाले बच्चों पर एक रिसर्च किया है। जहां ऐसे 455 बच्चों पर किए गए रिसर्च में 1 जनवरी 2017 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच 22 महीनों में आए बच्चों को शामिल किया गया है। इनकी उम्र 10 महीने से 16 साल तक की थी। रिसर्च के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स की चेयरपर्सन डॉक्टर रत्ना दुआपुरी ने कहा है कि रिसर्च में हमने ऐसे बच्चे जिनमें अन्य कारणों के अलावा लंबाई का असामान्य रूप से छोटा होना एक कारण था, उनमें जेनेटिक्स कारणों का पता लगाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जीन में खराबी के कारण बच्चों के शरीर का विकास रुक जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि लक्षण और शारीरिक प्रशिक्षण के आधार पर इसका कारण पता लगाया जा सकता है। रिसर्च में 65% बच्चों में असामान्य कम लंबाई का कारण क्लिनिकल प्रशिक्षण द्वारा पता किए गए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के सागर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ टीका लगाने वाले जितेंद्र नाम के शख्स ने एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगा दी। ये घटना बीते बुधवार को हुई है। टीका लगाने वाले जितेंद्र ने दावा किया है कि अधिकारियों द्वारा केवल एक सिरिंज भेजी गई थी और उन्हें विभाग के प्रमुख द्वारा सभी बच्चों को इसके साथ टीकाकरण करने का आदेश दिया गया था। छात्रों के माता पिता द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में जितेंद्र ने कहा कि वह उसका नाम नहीं जानता है। डिस्पोजेबल सिरिंज जो कि सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल की जाती है, जहां 1990 के दशक से ही HIV फैलने के बाद से ही डिस्पोजेबल सिरिंज यूज किया जाने लगा था। चिंतित माता पिता द्वारा मौके पर रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में जितेंद्र को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने सामग्री वितरित की है उसने केवल एक ही सिरिंज दी थी। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें पता है कि एक सिरिंज का इस्तेमाल कई लोगों को इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जितेंद्र ने कहा है कि मुझे ये पता है। यही वजह है कि मैंने उनसे पूछा है कि क्या मुझे सिर्फ एक सिरिंज का इस्तेमाल करना है, और उन्होंने कहा है कि हाँ, तो इसमें मेरी कैसी गलती, मैंने वही किया जो मुझसे करने के लिए कहा गया था। सागर जिला प्रशासन ने जितेंद्र के खिलाफ लापरवाही और केंद्र सरकार की वन नीडल वन सीरीज वन टाइम प्रतिज्ञा का खुले तौर पर उल्लंघन करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का सरकारी स्कूल अपने अलग अलग कारनामों की वजह से काफ़ी चर्चा में लगातार रहते हैं। जब कभी कोई अधिकारी शिक्षक की जनरल नॉलेज लेने के लिए पहुंच जाते हैं तो कभी बच्चों की अजीबोगरीब शिकायतें सामने आती रहती है। लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आया है जो सरकारी स्कूल की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। जब वीडियो DM तक पहुँचा तो फिर वे भी हैरान रह गए। आखिर मामला क्या है, चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं विस्तार से। मामला बिहार के जहानाबाद जिला का है, जहां बच्चों से स्कूल में बाल मजदूरी कराया जाता है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर मिलकर के बच्चों से बाल मजदूरी करा रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही जिले के DM रिची पांडे हरकत में आई। जब वीडियो जहानाबाद के काको प्रखंड क्षेत्र के सुलेमानपुर गांव में स्थित मध्य विद्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रिंसिपल बच्चों को दीवार पर चढ़ा करके किचन का सेट बनवा रहे हैं तो किसी से लकड़ी कटवाया जा रहा है। इसी दौरान किसी ने घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इनकी सूचना जैसे ही DM रिची पांडे को मिली तो फिर वह तुरंत स्कूल पहुंच करके मामले की जांच करने लगे। जांच में उन्होंने ये भी पाया है कि स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों से बाल मजदूरी कराते हैं। DM रिची पांडे ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पटना, पूर्णिया समेत पूरे बिहार के संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में नौकरी करने वाले संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिकतम 25 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि संविदा पर नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों को अस्थायी नौकरी में अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से दिए जाएंगे, जहां ये अंक 5 वर्षों का होगा। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से बिहार के सभी जिलों में काम करने वाले संविदा कर्मियों को काफी लाभ होगा तथा उन्हें अस्थायी नौकरी प्राप्त करने में भी आसानी होगी। आपको बता दूं कि जल्द से जल्द ये नियम सभी विभागों में लागू होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर समेत बिहार के सभी जिलों के किसानों को सरकार प्रति एकड़ 600 रुपये दे रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सूखे की मार झेल रहे बिहार के लोगों को डीजल अनुदान योजना के तहत 600 रुपये प्रति एकड़ दी जा रही है। खबर के अनुसार सभी जिलों के किसानों को 60 रुपये प्रति लीटर की दर से हर एकड़ 600 रुपये तक डीजल अनुदान सीधे सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजे जा रहे हैं। इसके लिए बिहार के किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं, जहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो चुका है। आपको बता दूं कि बिहार के हर किसान अधिकतम 8 एकड़ की जमीन पर सिंचाई के लिए डीजल अनुदान ले सकता है। धान, मक्का, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी आदि के 3 बार सिंचाई के लिए 1800 रुपये प्रति एकड़, जबकि धान का बिचरा और जूट की 2 बार सिंचाई के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ का लाभ ले सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो आपको बता दें कि पटना, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत सभी जिलों के किसान बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाकर के इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के पटना, अररिया, सुपौल, भागलपुर समेत 30 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई है।
जहाँ स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर कुल 1,27,742 सैंपलों की कोरोना जांच हुई है, जहाँ इनमें कोरोना के 293 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जहाँ इससे बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 1487 हो गई है। जहाँ वहीं इस दौरान 378 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर पटना में सबसे अधिक 66 कोरोना मरीज मिले हैं। जहाँ इसके बाद अररिया में 44, सुपौल में 32, भागलपुर में 26, कैमूर में 23, गया में 9, दरभंगा में 7, मुंगेर में 8, नालंदा में 7, मुजफ्फरपुर में 7 और सहरसा में 6 मरीज मिले हैं। जानकारों की माने तो इसके अलावा भी बिहार के कुछ जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। इसलिए आप सावधान रहें तथा घर से निकलने के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं ताकि कोरोना होते हुए फैलाव को रोका जा सके। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे मंत्रालय एक बड़ी सौगात देने जा रही है। जी हाँ, आप भी सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। जी हाँ, किशनगंज रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। आने वाले दिनों में इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधा से लैस किया जाएगा। इसके अलावा इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी। जी हाँ, इस दौरान कटिहार रेल मंडल के DRM शुभेंद्र कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि किशनगंज रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय को भेजा गया है। रेलवे मंत्रालय द्वारा स्वीकृति मिलते ही इस स्टेशन का पूर्ण विकास किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया है कि सेटिंग लाइन विस्तार होने से किशनगंज से अजमेर जाने वाले गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन को काफ़ी सुविधा होगी, जिसके बाद गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन में डब्बों की संख्या भी बढ़ाया जा सकेगा। इससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। गरीब नवाज एक्सप्रेस में फिलहाल 21 डिब्बे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित जिलों में NDRF और SDRF की टीम को राहत बचाव में तैनात किया जाता है। इस साल बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या ना के बराबर है, लेकिन वज्रपात से हर दिन कहीं ना कहीं किसी की जान चली जा रही है। जहाँ इस बढ़ती प्राकृतिक आपदा से लोगों को बचाने के लिए अलग अलग जिलों में तैनात NDRF और SDRF के जवानों को वज्रपात से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का टास्क दिया गया है। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जिलों में तैनात जवानों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बिहार में स्कूल सेफ्टी कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को वज्रपात से बचाव की जानकारी देने के लिए टीम ग्रामीण स्कूलों में हर दिन पहुंच रही है। जहां स्कूलों में बच्चों को वज्रपात का कारण, खुद को और फिर दूसरों को कैसे बचाएं, इस संबंध में ऑडियो और फिर वीडियो दिखलाया जा रहा है ताकि बच्चे वज्रपात को लेकर के जागरूक हो सके। बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात NDRF और SDRF की 21 टीमों में शामिल सभी जवानों को इंद्रवज्र ऐप डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है। वहीं लोगों को जागरूक करने के दौरान जिनके पास स्मार्टफोन है उनके मोबाइल में भी इस ऐप को डाउनलोड कराया जाएगा। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होगा उन्हें इस इंद्रवज्र ऐप के संबंध में जानकारी दी जाएगी और उसके फायदे के बारे में भी समझाया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या PUBG के बाद अब उसका नया वर्जन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI भी भारत से बैन हो गया है। ये सवाल है। इस खबर से गेम खेलने वाले के शौकीन निराश हो सकते हैं, जब वह इसलिए क्योंकि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। जब गुरुवार को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ऐप गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है, जिसके बाद मामला ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगा। आपको बता दूं कि PUBG मोबाइल के बैन होने के बाद BGMI को पिछले ही साल लॉन्च किया गया था। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या भारत ने BGMI पर बैन लगा दिया है या नहीं, लेकिन ये ऐप फिलहाल गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा नदी पर एक और 6 लेन ब्रिज का निर्माण होने वाला है। इसको लेकर के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निविदा आमंत्रित कर दिया है। खबर के अनुसार पटना रिंग रोड अंतर्गत गंगा नदी पर शेरपुर दिगवाड़ा में 6 लेन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस ब्रिज के निर्माण पर कुल 4994 करोड़ रुपए राशि खर्च आएगी। इस परियोजना की कुल लंबाई 14 किलोमीटर है। आपको बता दूं कि इस ब्रिज के निर्माण होने से उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा। इससे सारण, सिवान और गोपालगंज को सबसे ज़्यादा लाभ होगा, जहाँ इन्हें राजधानी पटना आने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। मिली जानकारी के अनुसार इस ब्रिज के निर्माण होने के बाद सारण, सिवान और गोपालगंज पटना सीधे जुड़ जाएगा, जहाँ इन जिलों के लोगों को बिहटा एयरपोर्ट आने में भी सहूलियत होगी।
दोस्तों बात करते हैं कि सावन माह का 16 दिन बीत चुका है, लेकिन मौसम किसानों पर मेहरबान नहीं हो रहा है। जब किसान अपने खेतों पर पानी के लिए पानी हो रहे हैं। जुलाई में 250 mm से अधिक बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक करीब 125 mm बारिश ही हो सकी है, जिसके कारण बेगूसराय में मात्र 30% धान की रोपनी हुई है। निजी तरीके से पंप सेट से पटवन में होने वाले अधिक खर्च को देखते हुए आज से डीजल अनुदान के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनियमित मानसून के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए किसानों से धान का बिचड़ा और फसल को लेकर के कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें किसानों से अपील किया गया है कि धान के बिचड़ा को बचाए। जिन किसानों द्वारा बीज स्थल में बीज गिराया जा चुका है, वे जीवन रक्षक सिंचाई देकर के बिचड़ा को बचाएं। धान के बीज स्थल के नियमित रूप से सिंचाई करते रहें, उसमें दरार नहीं पड़ने दें। अधिक दिन के बिचड़ा को कम दूरी पर लाएं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर 2 मामलों पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना 2 छात्रों की अर्जी पर लगाया गया है। मामला रिजल्ट अनियमितता का है। बिहार के नवादा जिले के आदर्श हायर सेकेंडरी की छात्रा सरस्वती कुमारी और बेगूसराय जिले के BKM-KS इंटर कॉलेज की छात्रा गौरी शंकर शर्मा, दोनों छात्राओं के परीक्षा देने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जिसके कारण न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा के एकल पीठ ने बिहार बोर्ड के ऊपर एक केस में 10 लाख जबकि दूसरे केस में 5 लाख का जुर्माना लगाया है। एक छात्रा जिसने 2012 में इंटर साइंस सब्जेक्ट से परीक्षा दिया था, जब उसके रिजल्ट 2020 में आया, और दूसरे छात्रा जिसने फर्स्ट डिवीजन से 10वीं पास किया, उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रोक दिया गया। जब बोर्ड ने इसके पीछे का कारण ये बताया है कि स्कूल ने रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं किया है, जिसके कारण छात्रों का रिजल्ट नहीं दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से लेकर के भोजपुर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि शनिवार को बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, भोजपुर, अरवल समेत कई और जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दूं कि बिहार में आज से मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण बिहार में अच्छी बारिश होने की संभावना जो दिखाई दे रही है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 29 जुलाई को बिहार के कुछ जिलों में हल्की तो फिर कुछ जिलों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 और 31 जुलाई को बिहार के करीब सभी जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है और इससे किसानों को राहत मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों के मुखिया को सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। अगर कोई मुखिया इस फरमान को नहीं मानता है तो फिर उसे उन पद से हटाया जा सकता है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार पंचायतों में बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने की जिम्मेदारी मुखिया को दी गई है। इसे रोकने वाले मुखिया और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस काम को करने में असफल रहे मुखिया को पद से हटा दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के लिए पंचायतों में अभियान चलाएगी और इस अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी पंचायतों में मुखिया को दी गई है। सरकारी आदेश के अनुसार अगर किसी पंचायत में बाल विवाह हो रहा है तो फिर मुखिया उस परिवार से मिलकर के उसे समझाएंगे और अगर परिवार के लोग नहीं मानेंगे तो फिर मुखिया को इसकी सूचना स्थानीय थाना एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को देनी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर समेत 18 नगर निगम में नगर आयुक्त को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि यहां चुनाव नहीं होते हैं। तब तक नगर आयुक्त के द्वारा काम कार्य का संचालन किया जाएगा। खबर के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि पटना, मुजफ्फरपुर समेत 18 नगर निगम में नगर आयुक्त तथा 229 नगर परिषद और नगर पंचायतों में कार्यपालक पदाधिकारियों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दूं कि जून महीने में ही बिहार के शहरी निकायों की निर्वाचित बोर्ड के 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके कारण काम कार्य ठप होने लगे थे। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने चुनाव तक अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। जिन 18 नगर निगम में नगर आयुक्त को जिम्मेदारी मिली है उनमें है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, बिहार शरीफ, आरा और रोहतास, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, मुंगेर, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय और सहरसा जिला शामिल है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों में बिहार सरकार की तरफ से चलाई जा रही मिड डे मील योजना से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार पीएम पोषण योजना निदेशक और शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने इस संदर्भ में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत बिहार के सभी पदाधिकारियों और फिर कर्मचारियों की मूल मानदेय 6.33% की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की अनुशंसा पर पदाधिकारियों और फिर कर्मचारियों के मूल मानदेय में वृद्धि की गई है। इन कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय का लाभ 1 जून 2022 से मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बोधगया से लगभग 45 किलोमीटर दूर बैजनाथपुर रेलवे गुमटी के पास अमरपुर गांव में 131 फीट ऊंची भव्य बुद्ध मूर्ति बन रही है। ये जगह बोधगया के राजगीर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे है। मूर्ति का निर्माण थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कराया जा रहा है। भारत देश में ये भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति है जो ध्यान मुद्रा आसन में बैठ रही है। निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर के कारीगर दिन रात तेज गति से कार्य में लगे हुए हैं। जब मूर्ति का निर्माण कार्य प्रसिद्ध शिल्पकार दीपक कुमार गौड़ के द्वारा कराया जा रहा है। इस संबंध में दीपक कुमार गौड़ ने बताया है कि थाईलैंड के श्रद्धालुओं द्वारा इसके निर्माण कार्य की शुरुआत साल 2013 में की गई थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 2 साल काम बंद हो गया था। फिर से अब काम शुरू किया गया है। यह उम्मीद है कि आगामी अक्टूबर माह तक काम पूरा कर लिया जाएगा। जहाँ भारत के सबसे बड़े इस मूर्ति का निर्माण वट थाई नालंदा नामक बौद्धिस्ट संस्थान द्वारा कराई जा रही है, जिसके लिए आर्थिक सहायता थाईलैंड के श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही है। जब मूर्ति की बजट 15 करोड़ की है, जबकि इस पूरे मंदिर को 30 करोड़ की धनराशि से निर्मित किया जा रहा है। यह इलाका काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। जब बुद्ध मूर्ति निर्माण होने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ेगी, आसपास के इलाके विकसित होंगे, स्थानीय लोगों को भी रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये मूर्ति भगवान बुद्ध की आसन मुद्रा में है। उत्तर प्रदेश के मूर्तिकार इसका निर्माण करा रहे हैं। जब चुनार से मंगाए गए सैंड स्टोन निर्मित हो रहे हैं। ये मूर्ति बन जाने के बाद देश विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे। पर्यटक के क्षेत्र में भी ये क्षेत्र विकसित होगा। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के 7 मोर्चों के संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी बैठक 30 जुलाई से पटना में होने वाली है, यानी कि आज से। भाजपा की बैठक के एक दिन पहले शुक्रवार को जदयू ने सभी प्रवक्ताओं की बैठक पटना में बुलाई थी। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सहित अरविंद निषाद, अभिषेक झा, निखिल मंडल आदि कई प्रवक्ता बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार प्रवक्ताओं की इस बैठक का मुख्य मकसद भाजपा की संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी बैठक को लेकर के चर्चा करनी थी। दरअसल भाजपा के संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी बैठक को लेकर बड़ी तैयारी की है। जब पटना में 30 जुलाई यानी कि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कल 31 जुलाई को बैठक को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर के भाजपा ने पूरे पटना को पार्टी के झंडों, बैनरों और तोरण द्वार से पाट दिया है। एक प्रकार से भाजपा की इस बैठक को लेकर के जिस प्रकार की तैयारी की गई है, वह आने वाले समय के लिए पार्टी की चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में भाजपा का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम एक प्रकार से पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी है। जहाँ इसे एक प्रकार से जहाँ विपक्षी दलों को भाजपा की चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, तो फिर वहीं दूसरी ओर ये एनडीए के घटक दलों को भाजपा की बढ़ती शक्ति का एहसास कराना माना जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा में एक अनोखी स्टोरी देखने को मिली है। इसे अजब प्रेम की गजब कहानी कहना भी गलत नहीं होगा। दरअसल मामला यह है कि एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को पाने की खातिर उसकी 2 शादियां तुड़वा दी। युवक ने इस आशिकी से परेशान होकर के गांव वालों ने आखिर में लड़की को उसको ही सौंप दिया। मामला पानापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ऐसा किया कि इस अनोखी आशिकी के हर जगह चर्चा हो रही है। युवक की मर्जी के खिलाफ लड़की के घर वालों ने उसकी 2 जगह शादियां की, लेकिन उसके प्रेमी ने किसी तरीके से उन शादियों को तुड़वा दिया। बाद में इसको लेकर के पंचायत बैठी, जिसमें लड़की की शादी उसकी प्रेमिका से ही कराने का निर्णय लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार रामपुर 161 निवासी शंकर राय के बेटे नीरज का मशरक थाना क्षेत्र के हंसापिरी गांव निवासी महेश यादव की बेटी बबीता से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच लड़की के पिता ने उसकी शादी मशरक के एक युवक से कर दी। इससे नाराज होकर के नीरज अपनी प्रेमिका के ससुराल पहुंच गया, जिससे उसके दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ गया और फिर ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। जब गुस्साए प्रेमी अपनी प्रेमिका के ससुराल जाकर के उसे धमकाने लगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। जहाँ आरोपित पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। जी हाँ, बिहार के सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने ही 25 वर्षीय पुत्र की गोली मारकर जान ले ली। हत्या का कारण प्रथम दृष्टया से पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। जहाँ पुलिस ने बताया है कि अफौर गांव निवासी बनारस शाह उर्फ नागेंद्र शाह ने पारिवारिक विवाद को लेकर के गुरुवार की रात अपने पुत्र सोनू कुमार की जान ले ली गोली मार करके। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद को लेकर के पिता पुत्र के बीच देर रात में अचानक कहासुनी होने लगी। इसी बात पर पिता ने कट्टा से अपनी बेटी की जान ले ली। दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र के लोग सूचना क्रांति का लाभ लेने में सबसे आगे हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डाटा विश्लेषण कंपनी कंटार के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के 61% लोग इंटरनेट के एक्टिव यूज़र हैं। वही बिहार इस मामले में फिसदी है। यहाँ मात्र 24% लोग ही इंटरनेट के एक्टिव यूज़र हैं। इंटरनेट के एक्टिव यूज़र्स में कमी का बड़ा कारण कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता में कमी भी लोगों को इससे दूर रखने का कारण है। भारत में 81 करोड़ लोग इंटरनेट पर एक्टिव नहीं है। ये संख्या लगातार कम हो रही है, जब पिछले 2 साल में 10 करोड़ लोग इस दायरे से बाहर आते हुए एक्टिव यूज़र बने हैं। सूचना क्रांति के युग में इंटरनेट जरूरत बन चुका है। जब ये विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया की अनिवार्यता शर्त है। ऐसी स्थिति में देश के किसी भी हिस्से में इंटरनेट के एक्टिव यूज़र का कम होना वहाँ के विकास की रफ्तार को धीमी कर सकता है। अपनी कुल आबादी की तुलना में कम एक्टिव यूज़र के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज़्यादा है। रिपोर्ट कहती है कि गांव में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या में विस्तार की संभावना ज़्यादा है। जी हां, कोरोना महामारी के दौरान दैनिक गतिविधियां बनाए रखने के लिए इंटरनेट एक बुनियादी जरूरी बन गई है। या पढ़ाई हो या फिर दफ्तर का कामकाज या फिर घरेलू सामान मंगाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, मतलब इंटरनेट की जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। पिछले साल तो ऐसे हालात बने कि स्कूल कॉलेजों की पूरी पढ़ाई ही इंटरनेट पर निर्भर हो गई। इसको देखते हुए इंटरनेट एक्सेस बढ़ाने के लिए निवेश तथा इसके प्रभाव और दुष्परिणामों को लेकर के रिसर्चकर्ताओं ने एक रिसर्च किया। इसमें कहा गया है कि जहां कहीं छात्रों ने इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिताया, उनकी पढ़ाई में तो सुधार आया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ बुरी आदतें भी उनमें घर आ गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कई उर्दू स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रहने पर बिहार एनडीए के घटक दल एक दूसरे से भिड़ गए हैं। इस मुद्दे पर सबकी राय बटी हुई है। जब भाजपा जहां उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रहने पर आपत्ति जता रही है, तो वहीं जदयू की ओर से उपेंद्र कुशवाहा ने इसे गलत नहीं कहा है। अब जदयू को इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी साथ मिल गया है। जहाँ जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हो रही है तो फिर किसी और के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उन्होंने शुक्रवार की छुट्टी का समर्थन करते हुए विरोधियों को इस पर राजनीति न करने और फिर एजेंडा न चलाने की बात कही है। दानिश रिजवान ने शुक्रवार की छुट्टी का समर्थन करते हुए कहा है कि उर्दू स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी हो रही है तो किसी और के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। क्या उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक ने इसकी शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की इस व्यवस्था पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है, वहां भी तो शुक्रवार को सारे शिक्षण संस्थान बंद रहते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में न्याय के साथ विकास हो रहा है। सरकार का मुख्य एजेंडा बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे अगर शुक्रवार को विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो फिर हमारा मकसद उन्हें पढ़ाना होना चाहिए, ना कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं और स्कूल खुला रहे, बच्चे शुक्रवार को क्यों नहीं आ रहे हैं, इसलिए उस दिन छुट्टी दी गई और उसके बदले रविवार को पढ़ाया जाता है। यानी कि बच्चों को 6 दिन स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दूं कि सीमांचल के जिले किशनगंज जैसे सीमाई जिलों के सैकड़ों स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रहती है। इसे लेकर के पिछले कुछ दिनों से भाजपा के तेवर तल्ख हैं, जहाँ कई अन्य लोगों ने भी इसे नियम के विरुद्ध बताया है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री से भी इस पर सवाल उठाया गया है। जहाँ अब इस मुद्दे पर जीतन राम मांझी की पार्टी ने अपनी राय स्पष्ट करके विरोधियों को एजेंडा न चलाने का सुझाव दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर में रात के अंधेरे में चोरी छिपी प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। जब मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जब सभी ने मिलकर के दोनों की गांव में ही एक मंदिर में जबरन शादी करा दी और इसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान प्रेमी की पिटाई भी की गई। हसनपुर थाना क्षेत्र के सकरपुर गाँव की रहने वाली एक लड़की और बेगूसराय जिले के गरपुरा के रहने वाले एक लड़के की मुलाकात 2 माह पहले गरपुरा में स्थित शिव मंदिर में हुई थी, जहां दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। रात के अंधेरे में प्रेमिका मिलने लगे। हर बार की तरह बुधवार रात दोनों मिले पर पकड़े गए। जहां गांव वालों ने पहले प्रेमी को जमकर के पीटा, फिर दोनों की जबरन मंदिर में शादी करा दी। प्रेमी युवक के परिवार वालों ने जबरन शादी करवाने का आरोप लगाया है। वही लड़की पक्ष के अनुसार 2 माह पहले से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस सारे घटनाक्रम के दौरान गाँव के लोगों का हुजूम मंदिर परिसर में जुटा रहा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बृहस्पतिवार को चाणक्य का हवाला देते हुए सोनिया गांधी पर विदेशी मूल के मुद्दे पर हमला बोला है। उन्होंने ये बात तब कही है जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई है। जब वही संजय जायसवाल से चौधरी की जुबान फिसलने पर उठ रहे विवाद के बारे में पूछा गया था, जिन्होंने राष्ट्रपति पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस की आदत है कि वह हर उस शख्स को नीचा दिखाना चाहती है जो एक विनम्र पारिवारिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न हुई है और प्रतिकूलताओं से उभर करके राजनीति में आता है। जहाँ वहीं इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी के इस बयान से संसद के भीतर भी हंगामा हुआ तथा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसे भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने सोनिया गांधी को घेरा। जहाँ संजय जायसवाल ने पश्चिम बंगाल के सांसद की नासमझी के लिए कांग्रेस को अपराधी ठहराते हुए सोनिया गांधी को निशाने पर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दहशतगर्दी मॉड्यूल के तहत लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। यह जानकारी के मुताबिक इस बार बांका में पुलिस ने पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। यह इतना ही नहीं, आरोपियों से पुलिस ने भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही इनके और भी साथियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। दरअसल 28 जुलाई को पटना दहशतगर्दी मॉड्यूल केस में एनआईए ने बिहार के दरभंगा में संदिग्धों नूरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीम के आवास पर छापेमारी की थी। यह तीनों पॉपुलर फ्रंट यानी कि पीएफआई के सक्रिय सदस्य भी हैं। दोस्तों बात करते हैं कि छपरा में पॉलिटेक्निकल छात्रों ने खुद से सोलर साइकिल और खुद से खुलने वाला डस्टबिन बनाया है। ये सोलर साइकिल एक बार फुल चार्ज करने पर कुल 30 किलोमीटर तक चल सकती है। कहा जाता है कि प्रतिभा हो तो किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप में जज्बा हो तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है छपरा के पॉलिटेक्निकल में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं ने, जो छपरा के मरहोड़ा में स्थित पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ते हैं। इन छात्र और छात्राओं ने अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसे साइकिल को बनाया है जो सोलर प्लेट की मदद से सौर ऊर्जा से चलती है। वहीं इन छात्र छात्राओं ने साइकिल का डेमो भी करके भी दिखाया है। छात्रों ने बताया है कि साइकिल सोलर प्लेट से ऊर्जा ग्रहण करती है और फुल चार्ज हो जाने के बाद 30 किलोमीटर का औसत देती है। इस साइकिल की खासियत यह है कि इसको अलग से चार्ज नहीं करना पड़ता है। यह साइकिल में लगी बैटरी धूप से खुद से ही सोलर प्लेट के सहारे चलती है। या वही सोलर साइकिल बनाने वाले चारों विद्यार्थी डिप्लोमा कोर्स में 6ठे सेमेस्टर में पढ़ते हैं। इसमें 24 वोल्ट और 1800 वोल्ट की क्षमता वाली बैटरी लगाई गई है। 250 वोल्ट का मोटर और रफ्तार को कम करने और फिर ज़्यादा करने के लिए हैंड में एक्सलेटर लगाया गया है। इसमें आगे से एलईडी लाइट लगाई गई है। वहीं इस साइकिल की अधिकतम स्पीड लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की है। छात्रों ने बताया है कि इसमें 2 बैटरी लगी है और एक बैटरी खत्म होने पर दूसरी बैटरी से साइकिल चलाई जा सकती है। इस साइकिल को बनाने में कुल 25,000 रुपये की लागत लगी है और करीब 2 महीने का समय लगा है। दोस्तों बात करते हैं कि अभिनेता रणवीर सिंह द्वारा कराए गए फोटोशूट को लेकर के चल रहे विवाद के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने गुरुवार को अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत की है और प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैयर ने एक स्थानीय अदालत के समक्ष रणवीर के खिलाफ उक्त याचिका भादवी की धारा 292, 293 और 509 तथा आईटी अधिनियम की धारा 67A के तहत दायर की गई है। नैयर के वकील मनोज कुमार ने बताया कि अदालत द्वारा मामले की सुनवाई 5 अगस्त को की जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत खर्च होने वाली राशि का अब पूरा हिसाब देना होगा। इसके लिए मोदी सरकार ने एक विशेष वेबसाइट तैयार की है जिस पर बिहार के सभी विभाग अपने यहाँ चलने वाली सभी GSS की पूरी अपडेट रिपोर्ट और फिर खर्च का ब्यौरा अपलोड कर सकेंगे। अब सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में खर्च का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस वेबसाइट का नाम PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम रखा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि जिन योजनाओं का हिसाब नहीं दिया जाएगा उनके लिए राशि जारी नहीं की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में 90 CFS है, यानी कि अगर बात करें तो फिर इसमें अब तक केवल उन 50 योजनाओं की जानकारी ही विभागों ने PFSMS पर अपडेट है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीड़ी, चूना पत्थर, डोलामाइट, लोह, मैगजीन, क्रोम, आयश खदान मजदूरों और फिर उनके परिजनों के बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐसे श्रमिकों और उनके परिजनों के बच्चे को चिन्हित करके उनके नाम राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए भेजने को कहा है। श्रम मंत्रालय विभाग ने केंद्र सरकार की स्कीम को लेकर के सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। 30 सितंबर तक संबंधित छात्र छात्राओं को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन भेजा जाना है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।